शादी के बाद अनिरुद्ध से पहली बार इतने दिन दूर रही हूँ। अनिरुद्ध बच्चों को बहुत बातें बतानी है। आप वापस कब आएंगी? यहाँ आपकी जरूरत है। मैं जानती हूँ। मानसी जी, पिछले दिन एक सपने की तरह से गुजरे हैं। सर पर एक फितूर सा सवार हो गया है। आपसे मिलकर एक सिपाही में बदल गया हूं मैं। मेरी भी आंखें यहाँ पे आकर खुल गई हैं। ये देश एक साथ न जाने कितनी सदियों में जी रहा है। देखिए, 3 साल की नौकरी और 4 तबादलों के बाद में जिंदगी में पहली बार उम्मीद जगी है आपसे मिलकर। मुझे लगता है कि अगर हम सचमुच चाहें तो ये देश बदल सकता है। आकाश, वो क्या है? हाँ? माय गॉड, लगता है आग लगी हुई है। ड्राइवर, गाड़ी रोको। रुक जाओ। ये क्या हो रहा है? हाँ? मासी जी, लगता है दंगा शुरू हो गया। कैसा दंगा? आकाश! क्या हुआ आकाश? क्या हुआ? इनको संभालो, इनको संभालो। आकाश, तुम ठीक तो हो? हाँ? You all right? देखिए, हथियार का व्यवस्था हम कर दिए। अब आपको अपना सुरक्षा स्वयं करना है, समझ गए ना? और अपने धर्म का झंडा ऊंचा रखना है। देखिए, आप लोगों ने हथियार मंगवा दिया है। इसका एक भी गोली वेस्ट नहीं होना चाहिए। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में कम्युनल राइट शुरू हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या 500 से ऊपर पहुंच चुकी है। मेरी बात सुनिए। कुछ कीजिए, मैं इस मामले को सुलझा के जाऊंगा। अरे कब तक हम मर जाएंगे? ये मेरा वादा है। आप लोग जल्दी बैठिए। तब हमारा कुछ ना कुछ कीजिए साहब। आप काम कीजिए अपने प्लीज। अरे, ये तो वही औरत है जिसकी मैंने जान बचाई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अस्पताल इस काम आएगा। मानसी, सीएम साहब, आपकी नींद का जवाब नहीं। यहां लोग मर रहे हैं और आप सो रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर हालात काबू में नहीं लाए गए तो मुझे बहुत जरूरी कदम। आप मुझे राजनीति मत सिखाइए। ये राजनीति करने का समय नहीं है सीएम साहब। वैसे भी इस देश में नफरत का जहर बहुत फैल चुका है। हाँ, आप इस मामले को जहां ले जाना चाहते हैं ले जाइए, लेकिन कल तक अगर इस क्षेत्र में शांति कायम नहीं हुई तो आप मुझे दोष मत दीजिएगा। लेट्स गो। कहाँ सर? आपके उस एमएलए को अरेस्ट करें। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं जॉन। लेट्स गो। सर, इधर। नमस्कार, नमस्कार। आइए आइए। डीएम साहब और पीएम साहब हमारे दरवाजे पर। भाई, हमारी तो किस्मत खुल गई, धन भाग हमारे। आइए,
बाहर का खड़े हैं, अंदर आइए ना। घर की तलाशी लो। तलाशी हमारे घर की? हाँ, तुम्हारे घर की तलाशी। चलो तलाशी क्या कर रहे हैं आप? देखिए वही जो बहुत पहले करना चाहिए था। देखिए ये अच्छा नहीं हो रहा है। देखिए हम कहते हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं आप, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। हाँ देख लेंगे। देखिए सर, ये है उस नरसंहार के हत्यारे और ये असला भी बरामद हुआ। एमएलए साहब के घर में छिपे थे। आप यहाँ राजनीति करने आए क्या मौत का कारोबार? भैया उसको। अरे वाह वाह पीएम साहब वाह, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे घर के सामने हम ही को आंख दिखा रहे हैं आप। ये हमारे ऊपर हाथ डाल के अच्छा नहीं कर रहे हैं आप क्या सोचते हैं हम जेल जाने से डर जाएंगे? अरे बहुत जेल गए हैं हम, और ऐसा ऐसा पुलिस बहुत देखे हैं, बुझते हैं ना। लेकिन अब तो हम पूरा देश को बताएंगे कि आपकी वाइफ और ये डीएमओ मिलकर क्या व्यभिचार कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में। जबान संभाल के बात करो। चुप! हमको सब पता है, हमारा फॉरेस्ट लॉज में तुम लोग रात को क्या गुल खिला रहे हो, सब जानते हैं। ये जो लैला मजनू का खेल चल रहा है ना, ले जाओ सर। अरे चलो सब है पाकिस्तान का क्या? सब पीएम का कुर्सी ना हिला दिया तो देख लेना। आकाश जी सर। नहीं कुछ नहीं। जी एक बात बिल्कुल साफ बता देते हैं हम आपको, हमारा दोबारा जेल जाने का कोई इरादा नहीं है। हार्ट अटैक का रिहर्सल करते करते कहीं सचमुच हमारा हार्ट फेल हो गया तो हम किसका हार्ट से काम चलाऊंगा? भाई गुप्ता जी यहाँ कुछ भी हो सकता है। सोनकर जी, इतना बड़ा हादसा हो गया है और आप जो है पीठ दिखाकर वापस आना चाहते हैं? अरे भाई हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे और जरूरी हुआ तो हम राष्ट्रपति से मिलेंगे। सबसे पहले काम है हमारा अपने एमएलए को छुड़वाना। आप वहीं रुकिए और कार्यकर्ताओं का हौसला बनाए रखिए, समझे? देखिए हमें सरकार गिरानी है, अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को नहीं गिराना है। अरे आप किसका मनोबल बढ़ाने की बात कर रहे हैं? यहाँ हमारा अपना मनोबल डाउन हो चुका है भाई। सोनकर जी, कुरुक्षेत्र का मैदान छोड़कर आज तक किसी ने महाभारत जीती है? आप थोड़ा धीरज रखिए ना, हम हैं। धीरज का फल हमेशा अच्छा होता है। हाँ नमस्कार। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। क्या? यही जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा है। इतनी जाने गई, इतना खून बहा, सब मुझे सबक सिखाने के लिए। जानती हूँ मानसी, अगर मैं रिजाइन कर दूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनिरुद्ध, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देशद्रोहियों के सामने हथियार डाल देना सबसे बड़ा देशद्रोह है। देशभक्ति, पता नहीं देशभक्ति की क्या कीमत चुकानी होगी। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इंडिया आ रहे हैं, हम लोगों को निकलना चाहिए। तुम तैयार हो जाओ। अनिरुद्ध, जहाँ मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, जब तक ये खून खराबा ख़त्म नहीं हो जाता, अपराधियों को सज़ा नहीं मिल जाती, मैं यहाँ से जा नहीं सकती। मानसी, तुमसे एक बात कहना भूल गया। वो बच्चों को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। सिद्धांत एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। He is emotionally disturbed. क्या हुआ सिद्धांत को? नहीं ऐसे कुछ नहीं, उदास सा रहता है, पता नहीं क्यों। अनिरुद्ध, सिद्धांत एक समझदार लड़का है, और फिर तुम हो ना उसके साथ अभी। यहाँ हजारों लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई नहीं है। थोड़ा सा मामला हाथ में आने दो, मैं तुरंत आ जाऊंगी। मानसी, तुम्हारे यहाँ रहने की और कोई वजह नहीं है। क्या मतलब? लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कैसी बातें? तुम्हारे और डीएम के बारे में।
क्या चाहते तुम अनिरुद्ध? अग्नि परीक्षा लोगे मेरी? मानसी, मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे लोग उंगली उठा सकें। किस पर? अनिरुद्ध प्रकाश पर या प्रधानमंत्री पर? अपना ख्याल रखो। सुनो, हो सके तो सिद्धांत को यहां भेज दो। ठीक है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने हमारे संवाददाताओं को बताया कि उनकी यात्रा दोस्ती और सद्भाव बढ़ाने के लिए है और इससे सारी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। आइए सर, आइए आइए। नमस्कार। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे नहीं, ऐसे। आइए अब शुरू करते हैं उम्मीद का दौर। आइए, तशरीफ रखिए। हम वहां चलते हैं। चलिए। आपकी इस बातचीत की दावत ने हमारे मुल्क में भी काफी उम्मीदें जगा दी हैं। खान साहब, हम दोनों ने मिलकर जंग की आग को तो बुझा ही दिया। अब अमन की जंग जीतनी है। एक ऐसी जंग जहां कोई किसी के खिलाफ ना हो, किसी की हार ना हो, सिर्फ जीत हो। आप ही बताइए, लाहौर और दिल्ली में फर्क ही क्या है? कोई खास नहीं, सिर्फ दो शहरों के बीच दो मुल्कों का फासला है। बहुत जाने गई खान साहब, बहुत दिल टूटे हैं। हम लोगों ने बहुत वक्त बर्बाद किया है। अब कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दोनों मुल्कों को फायदा हो। आप ठीक कह रहे हैं और मैं आपकी साफगोई की कद्र करता हूं। और ये कहने में मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हमारी जान पर पहला हक आपका है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर की तैयारी से पहले आपने हमें आगाह नहीं कर दिया होता तो आज हम आपके सामने नहीं होते। यकीन मानिए खान साहब, मैंने सिर्फ इंसानी फर्ज निभाया है। अब अपना फर्ज निभाने की हमारी बारी है। आप अलर्ट हो जाइए। अलर्ट किस लिए? वो इसलिए कि हमारी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अब आपकी जान को खतरा है। हमें पता चला है कि आपकी जिंदगी का सौदा पक्का हो चुका है। इंस्पेक्टर, इस इलाके में तुम्हें कोई भी दंगा करते या दंगे भड़काते हुए नजर आए, उसे फौरन गिरफ्तार करो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इस इलाके में किसी भी किस्म के खून खराबे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यस सर। पाकिस्तान के वजीर आजम की भारत यात्रा पर आज उनका राजधानी नई दिल्ली में पूरे राजकीय सम्मान के साथ विधिवत स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का भी सम्मान दिया गया। सिद्धांत,
तबीयत कैसी है? ठीक है। सिद्धांत, जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जहां लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हाथ से जो वक्त निकल जाता है उसके अलावा कुछ खत्म नहीं होता। जो हो गया उसके बारे में सोचकर कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए अपने आप को संभालो। हालातों से जूझने का नाम ही जिंदगी है सिद्धांत। आइए प्लीज। कैसे याद किया सर? गुप्त जी आए थे, कह रहे थे मंत्रिमंडल में आप किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं कर रहे हैं और ये भी कि राज्य स्तर के निर्णय आप अपनी मर्जी से ले रहे हैं। ये भी ना करूं तो क्या करूं सर? ये लोग आग लगाने पर उतारू हैं। सबने मिलकर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को टारगेट बनाकर रखा है। वैसे सर, हमारे पास गुप्त जी के खिलाफ काफी सबूत है। इन दंगों की आग को हवा देने वाले गुप्त जी ही, सीएम और वहां का एमएलए दोनों गुप्त जी के आदमी। वहां दंगे हो रहे थे, लोग मर रहे थे और सीएम सो रहा था। ऐसे में एक्शन न लूं तो क्या करूंगा सर? देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दूं? अनिरुद्ध जी, मैं आपको जानता हूं, वैसे मैं गुप्त जी को भी अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन लोकतंत्र में तो सबको साथ लेकर चलना ही पड़ेगा ना। मैं आपकी बात समझता हूं सर, लेकिन कुर्सी बचाने की राजनीति करने वालों से किस सहयोग की अपेक्षा कर सकता हूं मैं? देश का भरोसा तोड़ने वालों पे कम से कम मेरा कोई भरोसा नहीं है सर। देख लीजिए, सबको असंतुष्ट रखकर आप कहां तक जाएंगे? मौका परस्त और स्वार्थी राजनेताओं को खुश करने का मेरा कोई इरादा नहीं है सर। सर, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये मेरा इस्तीफा है सर। मुझे आप पर भरोसा है, इसलिए इसे आप रख लीजिए। थैंक यू सर। यू वेलकम। सिद्धांत, तुम्हें इतने दिन बाद देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा भी आपसे मिलने को बहुत मन कर रहा था मामा। पर आपका यहाँ वक्त कैसे कटता है मामा? जब इतने सारे लोगों की इतनी सारी प्रॉब्लम्स बांटना चाहो तो वक्त कहाँ जाता है समझ में ही नहीं आता। मामा, क्या दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ पर दुख दर्द ना हो, डर ना हो? तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। लगता है कुछ ही दिन में बहुत मैच्योर हो गए हो। But you've lost a lot of weight. आप भी तो कितनी बदल गई हो मामा। अब आपकी आंखों में जैसे दूसरों का दर्द भर गया है। आपके दिल में लोगों के लिए इतनी हमदर्दी होगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और क्या क्या नहीं सोचा था अपनी मामा के बारे में? मामा,
आई लव यू। I love you too. पापा कह रहे थे कि तुम किसी वजह से परेशान हो, उदास रहते हो। क्या बात है? Do you want to talk about it? सिद्धांत, क्या हुआ? हाँ? प्यार खो गया है मामा। आप लोग प्लीज प्लीज आज सारी दुनिया की नजर हम पर है, लेकिन हमारी नजर आने वाले कल पर होनी चाहिए। हमने झगड़ कर देख लिया, हमने बिछड़ कर देख लिया। जब तक हम लोग लड़ते रहेंगे तब तक हम लोग बिछड़ते रहेंगे। जनाब, आपसी रिश्ते तो हम भी मजबूत करना चाहते हैं, मगर ताली एक हाथ से नहीं बजती है और सिर्फ बातचीत से मसले हल नहीं होते। असली सवाल है कश्मीर। इससे भी बड़ा सवाल है हमारे मुल्कों की गरीबी। जितना पैसा हम लोग कश्मीर के मसले को लेकर हर साल फूंक देते हैं, उतना ही पैसा अगर हम लोग अपने मुल्कों की डेवलपमेंट में लगाएं तो हर गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़कें बन सकती हैं। हमारे मुल्कों की तकदीर बदल सकती है। आंखें बंद कर लेने से हकीकत नहीं बदल जाती, और हकीकत यह है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता तब तक अमन और दोस्ती कायम नहीं हो सकती। इस मसले से ऊपर उठिए और आगे की सोचिए। हम लोग हर मसले पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं, इससे अच्छा है ये तय करें कि हम लोग आपस में मिलकर क्या क्या कर सकते हैं। वक्त बदल रहा है, इसलिए हमें अपने नजरिए को बदलना होगा। दो पड़ोसी मुल्क आपस में अमन चैन से जी सके, ऐसा माहौल तैयार करना होगा। जनाब, आप मिलकर सोचने की बात कर रहे हैं। भूल गए वो दिन जब यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट्स पर मीटिंग थी? आपने हमें खत लिखा सपोर्ट के लिए और वहां जाकर हमारे ही खिलाफ वोट दे दिया। ये आपका माहौल बनाने का तरीका है? हमने भी तो आपसे कहा था कि आइए सेंट्रल हिस्से में मिलकर काम करते हैं, लेकिन आप हमारे खिलाफ हर चीज को कम्युनलाइज करते हैं। और आप तो हमारे खिलाफ हर चीज को पॉलिटिसाइज कर देते हैं। अरे हमारी नीयत और हमारे इरादों पर आपने कभी यकीन नहीं किया, और तो और अब तो आप क्रिकेट तक में दुश्मनी निकालने लग गए हैं। दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए हमारे इरादे कभी कम नहीं हुए हैं। दिल्ली से लाहौर तक की सद्भावना बस का सफर हमने शुरू किया था। बदले में हमको क्या मिला? कारगिल टेररिज्म। आपकी सिक्योरिटी फोर्स जो कश्मीर में कर रही है, क्या वो टेररिज्म नहीं है? किसी को किसी की मर्जी के खिलाफ कैद रखना, क्या यही आपकी डेमोक्रेसी है? आप हमारे डेमोक्रेसी के खिलाफ कमेंट करेंगे? 50 साल में अपनी यहाँ 2.5 इलेक्शन तक नहीं करा पाए आप लोगों ने। सैन, हम लोग यहाँ किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए मिले हैं, पुराने झगड़ों को ताज़ा करने के लिए नहीं। सॉरी सर। हमें भी अपने मुल्क को जवाब देना है। अगर हम इस बार किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो तवारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। आप कश्मीर में प्लेबिसाइट के लिए तैयार हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। जब पंडित जी ने कश्मीर में प्लेबिसाइट की मांग को माना था तो कंडीशन ये थी कि पाकिस्तान ने कश्मीर का जो हिस्सा हड़प लिया है पहले वो खाली कर दे।
क्या आपने आज तक वो हिस्सा खाली किया है? वहां के लोग की मर्जी जानने की कभी कोशिश की? हाँ जी हुजूर, आप कौन सा उनकी मर्जी जानने को तैयार हैं? पूछिए वहां के मुसलमानों से कि वो कहां जाना चाहते हैं। सिर्फ कश्मीर के मुसलमानों से क्यों, पूरे देश के मुसलमानों से क्यों नहीं? देखिए, ये मत भूलिए कि इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में हैं और वो लोग दूसरा बंटवारा नहीं चाहते। हुजूर, आप तो बंटवारे की याद मत ही दिलाइए, हम भूले नहीं हैं। जूनागढ़ के नवाब ने जब जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करने की बात की थी, आपने अपनी फौजें भेजकर जूनागढ़ को हिंदू मेजॉरिटी का फतवा देकर अपने साथ कर लिया था और कश्मीर में तो हिंदू राजा की दुहाई देने लगे थे आप लोग। उस वक्त आप हैदराबाद में क्या कर रहे थे? वहां के लोगों की मर्जी के खिलाफ निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने के लिए आपने कम बरगा लाया था? जिन रास्तों से हम निकल आए हैं वहीं आकर खड़े हो गए तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा और ये झगड़ा 50 सालों और चलता रहेगा। 3 जंग के नतीजे हमारे सामने हैं। देखिए, जंग हम भी नहीं चाहते हैं। किसी भी जंग में कोई मुल्क नहीं जीतता, सिर्फ लोग मरते हैं। हम भी अमन और शांति चाहते हैं। कश्मीर में जो रोज 10-20 लोग मारे जाते हैं, सबसे पहले यह रोकना होगा। जनाब, आपकी फौज जो वहां बेगुनाहों पर कहर ढा रही है, पहले उसे तो पीछे हटवाइए। सबसे पहले आप वहां टेररिस्ट की मदद करना बंद कीजिए। वाह, आप जो बांग्लादेश में कर रहे हैं वो मुक्ति वाहिनी, और हम जो कश्मीर में करें वो टेररिज्म। आखिर मान ही गए हैं। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है आप करा रहे हैं। वहां के हिंदू भाइयों की हालत मालूम है आपको, जिन्हें आपके टेररिस्टों ने कश्मीर छोड़ने को मजबूर किया है? आप यहां पे अपने ईसाई भाइयों से पूछिए, आप कितने सेक्युलर हैं। आप जो कर रहे हैं पहली बार नहीं कर रहे। आपने खालिस्तान को भी सपोर्ट किया था। हमें मालूम है नॉर्थ ईस्ट के आतंकवादियों को आर्म्स एमुनिशन कौन भेज रहे हैं। और आप सिंध में क्या कर रहे हैं? MQM को आज भी पैसा भेज रहे हैं और नॉर्दर्न अलायंस को आज भी अफगानिस्तान में असला भेज रहे हैं आप लोग। तालिबान काबुल में बनी थी या पेशावर के मदरसों से? नेपाल जैसा पीसफुल देश जहां कोई झगड़ा नहीं था, ISI ने अंडरवर्ल्ड का गढ़ बना दिया है। आपकी रॉ ने भी तो गैंगस्टर्स को आगे करके मर्डर करवाए हैं। और मुंबई में माफिया को कौन सपोर्ट कर रहा है? हाँ? हमारे हर बड़े शहर में बॉम्ब ब्लास्ट करवाकर दहशत फैलाने वाले ISI के कितने ही एजेंट पकड़े जा रहे हैं जानते हैं ना आप? और आम फोर्स की बैसाखी के बिना आप तो अपनी सरकार भी नहीं चला सकते। साहब, तहलका आपके यहाँ होता है, हमारे यहाँ नहीं। ऐसे झगड़े में क्या समझौता हो सकता है? नहीं हो सकता तो होने दीजिए झगड़ा। हमारे बच्चे शहीद होंगे, जन्नत में जाएंगे, और आप लोग बॉडी बैग गिनते रहिएगा। बॉडी बैग कितने होंगे कारगिल से पता नहीं चला? वहां से हम इसलिए पीछे हटे थे क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट का प्रेशर था, आप लोगों के डर की वजह से नहीं। देखनी गलती दोबारा नहीं होगी। आप यहाँ बात करने आए या धमकी देने? कुछ भी समझ लीजिए। लड़कर लिया था पाकिस्तान और लड़कर लेंगे कश्मीर, तो फिर लड़कर ही ले लीजिए। मेरे ख्याल से गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मेरा सुझाव है कि इस बहस को हम लोग कुछ देर के लिए यहीं स्थगित करते हैं। कुछ मसले गर्म हवा में तय नहीं होते। हाँ साहब, आइए खुली हवा में चलते हैं। आइए। आइए। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है खान साहब। मुझे भी बहुत शौक था, पर अब फुर्सत ही नहीं मिलती। सियासत ही सारी जिंदगी ले लेती है। आज़ादी और बंटवारे के पहले का इतिहास काफ़ी गहराई से पढ़ा है मैंने। हालांकि उस वक्त मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उसका असर हम लोग आज तक भुगत रहे हैं, है ना? मेरा ये मानना है खान साहब कि पार्टीशन अंग्रेज़ों की एक साजिश थी,
हमें कमज़ोर करने की। लेकिन क्या साजिश थी साहब। 50 साल से लेकर आज तक हम लोग एक दूसरे के साथ लड़ते आ रहे हैं, धर्म और मज़हब के नाम पर, ज़बान के नाम पर, ज़रा सी ज़मीन के नाम पर। और मिला क्या? खोया हुआ वक्त, वही वक्त जो हम अपने लोगों की खुशहाली के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। देखिए जनाब, सिर्फ सोचने से वक्त का पहिया नहीं पलट सकता, हकीकत नहीं बदल सकती, दुश्मनी दोस्ती नहीं बन सकती। बंटवारे की खाई बहुत गहरी हो चुकी है, शक और दहशत की दीवार बहुत ऊंची, दिलो दिमाग के फासले बहुत बढ़ चुके हैं। हमें धीरे धीरे एक एक कदम करीब आना होगा। बूंद बूंद से सागर कभी नहीं भरेगा खान साहब, सारे बांध खोल देने होंगे। दरअसल मुझे यकीन हो गया है कि आपके कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो 1942 में क्रिप्स कमीशन के सामने प्रपोजल रखा था, वही प्रपोजल आज हमारे काम आ सकता है। पूरे साउथ एशिया का एक फेडरेशन हो, लूज ही सही लेकिन एक कॉमन मार्केट हो, लोगों को आने जाने की, मिलने जुलने की पूरी छूट हो, सब कॉन्टिनेंटल डेवलपमेंट के लिए एक कॉमन फंड हो। और अगर ये प्रयोग फेल होता है तो अलग होने की पूरी छूट हो। और मेरा सुझाव है कि साउथ एशियन फेडरेशन का पहला प्रेसिडेंट पाकिस्तान का नुमाइंदा हो। जरा सोचिए खान साहब, अगर हम लोग एक हो गए तो बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग। 10 साल के अंदर हम लोग अपने मुल्कों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकते हैं। ख्याल बुरा नहीं है पर मुमकिन नहीं। हमारे मुल्ला और फौजी से कभी नहीं मालूम। ना कहने वाले हमारे यहाँ भी बहुत लोग हैं खान साहब, लेकिन अगर कोशिश करें तो शायद हाँ कहने वाले इनसे कहीं ज्यादा मिले। आइए, ये कोई सपना नहीं है, ये वक्त की जरूरत है खान साहब। ये हमारे सवालों का जवाब है। अब देखिए, वर्ल्ड वॉर के बाद अगर सारा यूरोप एक हो सकता है, जर्मनी और वियतनाम एक हो सकते हैं, तो हमें कौन रोक सकता है? खान साहब, धर्म और मजहब को राजनीति और सियासत से अगर अलग करके देखा जाए तो साफ दिखाई देता है, हमारे नक्शे पर जो अंग्रेजों ने लकीर खींची है वो नकली है। हमारी तकदीर का बंटवारा गलत है खान साहब। गालिब और लता मंगेशकर पर आपका भी उतना ही हक है जितना फैज और नूरजहां पर हमारा। हम और आप पिछली पीढ़ी की गलतियों का शिकार नहीं हो सकते खान साहब। 50 साल पुराने स्लोगन्स के गुलाम नहीं हो सकते। हमें नए तरीके से सोचना होगा, अपने आने वाले कल के बारे में।